हेलो स्टूडेंट्स, कैसा आप सब। चलो हम आ गए अपने यूनिट नंबर 2 पे, विच बिलोंग्स टू फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। अब समझो यूनिट 2 कहती क्या है। यूनिट 2 कहती है कि भाई कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में हम सीखेंगे, कंपनी फॉर्म कैसे होती है, अगर मुझे कंपनी को रजिस्टर करवाना है विच मीन्स इनकॉर्पोरेट करवाना है तो कैसे होगा, और साथ साथ में इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दीज आर कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम अपने यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे। अब चलो एक एक चीज़ पर चलते हैं, और नोट्स बनाना बाद में, पहले अंडरस्टैंडिंग लो कंसेप्ट की, कंसेप्ट क्या कहता है, बिकॉज अल्टीमेटली चीज़ें जो रिटेन कर पाओगे, जो सुन पाओगे, वही याद रहेंगी। तो मैं साइड बाय साइड आपको एग्जांपल्स भी कनेक्ट करवाती हुई चलती हूँ, एग्जांपल्स आप नोट कर लेना, बाकी जो अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे वो आफ्टर द क्लास करना। अब चलो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, अ प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टुवर्ड्स द कंपनी ही प्रमोट्स। मैम सब छोड़ो, मुझे ये बता दो प्रमोटर क्या होता है। प्रमोटर वर्ड से आप क्या समझते हो। प्रमोटर मैम एक ऐसा पर्सन है जो कि आइडिया लेकर आया कि चलो भाई ये कंपनी खोलते हैं। अगर आज मैं आइडिया लेकर आती हूँ कि हम फुल मार्क्स क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, विच मीन्स एक ऐसा आइडिया डेवलप करते हैं कि हम एक स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आई विल बी द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज मैंने उस कंपनी को स्टार्ट किया। आई हैव ब्रॉट द आइडिया कि चलो इस कंपनी को फॉर्म करते हैं। ठीक है जी। वो जो पर्सन जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेकर आता है, जो कंपनी को बर्थ दिलवाता है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को फुलफिल करता है, वो कंपनी का बेटा प्रमोटर कहलाता है। ठीक है जी। अब ये वाला जो मैं आपको क्वेश्चन सिखा रही हूँ प्रमोटर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रेपिटेटिव नेचर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आराम से चलेंगे और धीरे धीरे समझते हैं कि प्रमोटर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। अ प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। मैम फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा, अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, गुड फेथ। अगर मैं आज अपनी कंपनी का अच्छा नहीं चाह रही, ट्रस्ट वाली फीलिंग से, गुड फेथ वाली फीलिंग से काम नहीं करी, तो कहा है कि प्रमोटर, मैं कंपनी का अच्छा कर ही नहीं सकती। तो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप किसके बीच में होती है, फादर और सन के बीच में, मदर के बीच में। तो बेसिकली अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, गुड बॉन्डिंग, गुड फेथ, वो हमारी फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है टुवर्ड्स द कंपनी ही प्रमोट्स। जिस कंपनी को प्रमोट करता है, बनाता है, उसके साथ उसका एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी ट्रस्ट की रिलेशनशिप होती है। और कैसे पूछा जाएगा, प्रमोटर कौन है, डिस्कस करो उसकी पोजीशन, क्या पोजीशन है इन रिलेशन टू कंपनी, कंपनी के रिस्पेक्ट में जिसको वो प्रमोट कर रहा है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर आपको समझना है वन वर्ड के अंदर, सो इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इट इज़ अ रिलेशनशिप जिसके अंदर एक प्रमोटर काम करता है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड नॉट फॉर द पर्सनल गेन। अपना खुद का सब कुछ छोड़ के कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में जो काम हो रहा है वो बेटा फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है। मतलब अपनी पूरी ऑनेस्टी, गुड फेथ के साथ कंपनी के बेनिफिट के लिए वो सारे लीगल काम करते ताकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आए। दिस इज द फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अब पढ़ो, अब प्रमोटर इज अ पर्सन। प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जो कि सारे नेसेसरी स्टेप्स को लेता है, सारे प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ को करता है, सारे वर्क को करता है जो कि कंपनी के वेरी फॉर्मेशन से कनेक्टेड है, जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में जो जो स्टेप्स लगते हैं वो सारे स्टेप्स प्रमोटर टेक डाउन करता है। अब उसके बाद क्या है, द लीगल और द एक्चुअल पोजीशन जो है प्रमोटर की वो बहुत ज़्यादा पेक्युलर है, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ना तो वही कंपनी का ट्रस्टी है। भाई कंपनी का ट्रस्टी क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। आप आज कंपनी को बना रहे हो, बट एज ऑफ नाउ जब आप कंपनी को बना रहे हो तो क्या एक कंपनी जो लीगल एंटिटी है वो एग्जिस्टेंस में है, नहीं मैम एग्जिस्टेंस में तो है ही नहीं। सो ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड अ ट्रस्टी ऑफ कंपनी बिकॉज देर इज नो कंपनी येट इन एग्जिस्टेंस। कोई कंपनी बेटा एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, एंड इसी रीजन की वजह से वो कंपनी का एजेंट भी नहीं है, एक प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप भी नहीं है। बिकॉज भाई प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप, एक प्रिंसिपल होना चाहिए एग्जिस्टेंस में, मैम कंपनी तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रमोटर ना तो एजेंट के रिलेशनशिप में है और ना ही कंपनी का ट्रस्टी है, ही इज जस्ट इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप और द पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको और ऐसे भी पूछा जाता है कि अब प्रमोटर किस पोजीशन में स्टैंड करता है, एज अ पोजीशन ऑफ ट्रस्टी, एज अ पोजीशन ऑफ एजेंट और एज अ फिड्यूशरी पोजीशन, किस पोजीशन पे। तो आपका आंसर होना चाहिए मैम ना तो वो ट्रस्टी है ना वो एजेंट है, वो फिड्यूशरी पोजीशन में काम करता है। ट्रस्टी और एजेंट क्यों नहीं है, बिकॉज जिसके रिस्पेक्ट में वो है वो कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। फिड्यूशरी पोजीशन मीन्स वो ऐसी पोजीशन होल्ड करता है जो कि गुड फेथ दिखाती है, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट की पोजीशन दिखाती है। इस पोजीशन के अंदर हम प्रमोटर से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं,
क्या चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे भाई? सीधी सी बात है, आज मैं एक कंपनी के प्रमोटर हूँ तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं जो भी काम करूँगी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर करूँगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? एक प्रमोटर है, मिस्टर एक्स एक कंपनी का प्रमोटर है। अब क्या था, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही उसने क्या किया था, एक लैंड खरीदी थी। मैम कितने की खरीदी थी? 10 करोड़ रुपीज़ की उसने लैंड खरीदी थी। बाद में जाके उसने क्या किया, XYZ कंपनी को क्या किया बेटा, इनकॉर्पोरेट किया, प्रमोट किया, और उस कंपनी को उसने सेम लैंड जाके 18 करोड़ में बेच दी। 8 करोड़ का अपना सीक्रेट प्रॉफिट कमाया। भाई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है 8 करोड़ का। तो सबसे पहली चीज़ यही कही जाती है कि प्रमोटर को कोई भी अपना सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना। जितनी भी चीज़ें, सारी चीज़ें कंपनी को बतानी है। दैट मीन्स द डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। सबसे पहली चीज़, अगर आप कंपनी के प्रमोटर हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी आपको बेनिफिट हुआ है उस सारे बेनिफिट को आपको ट्रांसफर करना है। अब प्रमोटर, if he has secured any benefit from the negotiations or contract enter into by him for the company, he must pass on such benefits to the company। अब इसका एग्जांपल समझो मैम, सेम लैंड वाले केस के अंदर ही मैंने ये दिखाया सामने वाली कंपनी को, भाई मैं इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, बहुत फायदा होगा, तो ये सेम चीज़ एक काम कर 10 करोड़ की दे दे। पर सामने कंपनी को मैंने कितने की बिकवाई है, 12 करोड़ की, तो 2 करोड़ रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। नहीं भाई, कंपनी के बिहाफ मैंने जो भी नेगोशिएशंस करी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने करे हैं, मुझे उसका बेनिफिट कंपनी को पास ऑन करवाना चाहिए। सेकंड चीज़, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट और सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी। कंपनी के एक्सपेंस है, मैं अपना कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकती। अ प्रमोटर मस्ट नॉट मेक एनी प्रॉफिट डायरेक्टली दिखा के और इनडायरेक्टली एट द एक्सपेंस ऑफ और बाय यूजिंग द नेम ऑफ कंपनी। मेरा नाम यूज़ करके, कंपनी का नाम यूज़ करके, कंपनी के नाम यूज़ करके आप अपना कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इफ़ एनी सीक्रेट प्रॉफिट इज मेड, अगर मैंने चुपके से 8 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया तो भाई मुझे वो प्रॉफिट को, अगर पता चल गया कंपनी को, तो वो मुझे प्रॉफिट को सरेंडर करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट मुझे कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ एनी सीक्रेट प्रॉफिट इज मेड, छुप के मैंने 8 करोड़ रुपए कमा लिया उस लैंड के ऊपर, इन द वायलेशन ऑफ दिस रूल, इस रूल की वायलेशन में, अगर कंपनी को पता चल गया, कंपनी ने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया, तो कंपनी मुझे मजबूर कर देगी, कंपेल कर देगी कि भाई मैं उस चीज़ को एडमिट करूँ कि मैंने गलत किया है और जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया उसको मैं सरेंडर करूँ। ठीक है जी। थर्ड, नॉट टू मेक अनफेयर यूज ऑफ हिज पोजीशन। अपनी पोजीशन का आपको गलती से भी अनफेयर यूज नहीं करना, मिस यूज नहीं करना कंपनी की पोजीशन का। यही चीज़ लिखी हुई है, अ प्रमोटर मस्ट नॉट मेक एन अनफेयर और अनरीजनेबल यूज ऑफ हिज पोजीशन एंड ही मस्ट टेक केयर टू अवॉइड एनीथिंग। उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो कुछ भी ऐसा ना करे जिसकी वजह से सामने वाले को ऐसा अपीयरेंस आए कि उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो कंपनी का नाम लेके मैंने क्या किया, कंपनी के नाम पे एक लोन ले लिया, ठीक है, और उस लोन का पैसा मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवा लिया। वो सारा का सारा जो अमाउंट था बेटा, मैंने उसको डाइवर्ट कर लिया अपने पर्सनल अकाउंट पे। तो बेसिकली मैंने अपनी पोजीशन का अनफेयर यूज़ किया और मैंने उसको यूज़ करा फ्रॉड करने के लिए। समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। मैंने ट्रस्ट को ब्रीच किया इस केस के अंदर कि भाई कंपनी का नाम का फ़ायदा उठा के मैंने अपना लोन ले लिया और लोन अपने नाम में सारा पैसा डलवा लिया, तो वो चीज़ नहीं करनी। फोर्थ, फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी। भाई पार्शल नहीं, सब चीज़ें नहीं, सफिशिएंट नहीं, फुल डिस्क्लोजर। जो जो चीज़ें, एक एक चीज़ आपको बतानी है, विच मीन्स आपको कंपनी को फुल डिस्क्लोजर बता के चलना है। अब प्रमोटर मस्ट मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, सारे मटेरियल फैक्ट को, एंड ऑफ हिज पर्सनल इंटरेस्ट और प्रॉफिट टू द कंपनी। अपनी कंपनी को जितने भी उसकी चीज़ों में प्रॉफिट्स है, पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, सब बताना है। आज मुकेश अंबानी कोई भी अपनी कंपनी के बिहाफ पे डील करता है, ऑल्दो बीइंग द प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर वो कोई भी अपनी कंपनी के बिहाफ पे डील करता है तो भाई उसको कंपनी को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर मेरा क्या पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है। ठीक है जी। ही कैन सेल हिज ओन बिजनेस टू द कंपनी एट अ प्रॉफिट। वो अपना खुद का बिजनेस, खुद की प्रॉपर्टी, खुद की ज़मीन बेच सकता है कंपनी को, बट ये लॉ के थ्रू फॉरबिडन नहीं है, लॉ के थ्रू मना नहीं करा हुआ, पर फुल डिस्क्लोजर करो भाई। अगर आज प्रमोटर कहे कि भाई अपनी कंपनी को मैं अपने रिश्तेदारों के, रिलेटिव के एसेट्स बेच देता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता हूँ, कमाओ, लॉ की तरफ से मना नहीं है, बट कंपनी को एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। इन दिस कनेक्शन बिफोर द इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के BOD है, उनके सामने एक एक चीज़ का बेटा फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप, इसका एग्जांपल लिख सकते हो, एक प्रमोटर है एक्स। अब एक्स की एक वाइफ के नाम पे फैक्ट्री है। अब प्रमोटर ये चाहता है कि भाई ये फैक्ट्री जो है ना, एक काम करता हूँ, ये फैक्ट्री ना मैं जो कंपनी प्रमोट कर रहा हूँ उसको बेच देता हूँ।
मैं जो कंपनी प्रमोट कर रहा हूँ उसको बेच देता हूँ। पर उसने क्या कहा, कंपनी को फैक्ट्री बेच तो दी, कोई प्रॉफिट भी अपना कुछ खास नहीं कमाया, पर उसने कंपनी को ये नहीं बताया कि भाई इस फैक्ट्री का जो लाइसेंस है ना वो जल्दी एक्सपायर होने वाला है, या फिर ये जो फैक्ट्री है उसकी जो जिस एरिया पे है वो डिस्प्यूट पे है, पोजीशन जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड है। तो भाई आपको फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए हर चीज़ का, हर चीज़ का, जिसके अंदर उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट छुपा है, हर चीज़ का आपको फुल डिस्क्लोजर करना है। अगर आप ये वाला पॉइंट लिख कर आओगे तो एग्जाम्पल लिख देना, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो आई होप एक चीज़ आपको क्लियर होगी, प्रमोटर होता कौन है, और प्रमोटर को ये 4 काम करने ज़रूरी होते हैं। जो भी बेनिफिट है उसको ट्रांसफ़र करो, कोई भी अपना सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, अनफेयर यूज़ अपनी पोजीशन का, अपने नाम का, कंपनी के नाम का नहीं करना है, और हर चीज़ A to Z कंपनी को बताते हुए चलनी है। अब टू वट एक्सटेंड प्रमोटर लायबल, प्रमोटर कहाँ तक लायबल होगा, तो हम यहाँ पे बात करें प्रमोटर की लाइबिलिटीज़ की। इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट लाइबिलिटी, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। भाई अगर आपने कोई सीक्रेट प्रॉफिट किया और उसका नॉन डिस्क्लोजर किया, हमें बताया ही नहीं, तो फिर क्या होगा, प्रमोटर लायबल होगा। In case a promoter fails to make the full disclosure of his dealings and the profit made in promoting the company, कंपनी बना रहे हैं पर प्रॉफिट जो कमा रहे हैं उसके पीछे वो बताया नहीं, तो कंपनी उसको कंपेल करेगी, मजबूर करेगी कि सारा जो तूने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है उसको हमें दे, हमें वापस कर। द कंपनी कैन ऑल्सो स्यू फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकती है फॉर द सेल बाय प्रमोटर वेयर द प्रमोटर हैज नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट देयरिन। मतलब सिंपल सी चीज़ कहने का मतलब क्या है, कंपनी से बिना पूछे, कंपनी को पूरी इंफॉर्मेशन बताए बिना, उसने वही सेम लैंड वाला एग्जांपल ले लो, लैंड खरीदी कितने की मैम 10 करोड़ की, कंपनी को कितने की बेची है 18 करोड़ की, तो कंपनी इस केस में 2 काम कर सकती है। कंपनी कहेगी या तो भाई मुझे 8 करोड़ का जो तूने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है वो ला के दे, या फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रही हूँ रिसाइन। रिसाइन का मतलब क्या है, खत्म, मैं मान ही नहीं रही, मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रही। तो 2 चीज़ें हैं, या तो पैसा वापस ले लो पूरा का पूरा जो प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कर दो रिसाइन। ठीक है जी। सेकेंड, नॉन एडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने किया था कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी कहती मैं नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो प्रमोटर और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ था, प्रमोटर और थर्ड पार्टी के बीच में। वाई नॉट बिटवीन कंपनी? बिकॉज कंपनी वॉज नॉट बीइंग इन एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम। कंपनी उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, कंपनी तो बन रही थी। तो इसीलिए जो भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर ने कंपनी के बिहाफ पे करे थे, कंपनी उसका नॉन अडॉप्शन कर सकती है। कंपनी कहेगी मैं नहीं मानती। तो इफ़ अ प्रमोटर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे, भाई इसका एग्जांपल क्या है, उसने एक पर्सन को बोला, थर्ड पार्टी को बोला कि भाई इस चीज़ की फैक्ट्री लगा दे, कोई बात नहीं, मेरी कंपनी बन रही है, पूरा का पूरा तेरा 100% माल हम ले लेंगे। ठीक है जी, 100%। लेट सपोज एक कंपनी बन रही है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की। अब उसने ना, प्रमोटर ने क्या किया, एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई तू टायर्स मैन्युफैक्चर करने लग जा, और जितने तू मैन्युफैक्चर करेगा ना 100% टायर्स तेरे हम ले लेंगे। तो अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, अभी कंपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली इनकॉर्पोरेट होगी। प्रमोटर ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया कंपनी के बिहाफ पे कि हाँ तेरे से ही सारा सामान लेंगे, बिफोर द कंपनी बीइंग एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड। तो भाई इस केस के अंदर प्रमोटर जो है उसको पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा अगर कंपनी उस चीज़ का नॉन अडॉप्शन करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट का। क्यों? बिकॉज किस चीज़ के अंदर, कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं। अब दूसरी चीज़, अगर ये बात सामने वाली थर्ड पार्टी को पता है जो टायर मैन्युफैक्चर करती है कि भाई कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो उस केस के अंदर प्रमोटर को पर्सनली लायबल माना जाएगा। ठीक है जी, प्रमोटर की जो लाइबिलिटी होगी बेटा पर्सनली लायबल माना जाएगा। एग्जांपल देखो, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर ने कहा कि सामने वाली कंपनी से आपसे हम सारी प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे। कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के बाद मना कर दिया कि भाई हम नहीं ले रहे, तो इस केस के अंदर प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा उस प्लांट एंड मशीनरी खरीदने वाली कंपनी से। समझ रहे हो? प्रमोटर जो होगा वो लायबल होगा सप्लायर को। थर्ड, फ्रॉड इन प्रमोशन ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय प्रमोटर ने अगर किया फ्रॉड, फ्रॉड किस तरीके का हो सकता है मैम? गलत चीज़ें बताना, मिस स्टेटमेंट करना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करना, कोई चीज़ मिसलीडिंग बताना, फैक्ट्स का सप्रेशन करना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको छुपा देना, फॉल्स स्टेटमेंट देना, यही फ्रॉड होता है। तो अगर उसने करा फ्रॉड, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी या मटेरियल फैक्ट्स को छुपा लिया, तो वो लायबल हो गया ऑब्वियसली। प्रमोटर ने अगर कोई भी चीज़ प्रोस्पेक्टस में गलत दे दी, अब आपको पता ही है, इतने तो आप कैपेबल हो ही गए, आपको प्रोस्पेक्टस का मतलब पता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है मैम? प्रोस्पेक्टस एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि हेल्प होती है, जिस वजह से एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें फाइल करना पड़ता है ताकि हम पब्लिक से अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवा पाए।
तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अब उसने प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग बातें लिख दी कि कंपनी के पास एक फैक्ट्री है, रियलिटी में कंपनी में कोई फैक्ट्री नहीं है, कंपनी ऐसे ऐसे डिविडेंड बांटते हैं, रियलिटी में कंपनी डिविडेंड बांटती ही नहीं है। तो उसने अगर कोई चीज़ मिसलीडिंग दे दी प्रोस्पेक्टस के अंदर तो वो फ्रॉड के लिए लायबल होगा। तो ये चीज़ देखो, इफ़ अ प्रमोटर फर्निशेस एनी फॉल्स इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, या फिर कोई मटेरियल फैक्ट को इंफॉर्मेशन को वो सप्रेस कर रहा है जिसको वो जानता है कि भैया ये जो चीज़ है वो मैं झूठ बोल रहा हूँ, इन एनी डॉक्यूमेंट फाइल, जो भी वो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है उसके अंदर, रजिस्ट्रार को जो भी वो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के रिस्पेक्ट में, उसमें वो चीज़ों को छुपा रहा है या गलत चीज़ें बता रहा है, ठीक है जी, इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करते समय, तो भैया उसको सेक्शन 447 के अंदर ले लिया जाएगा। और जो सेक्शन 447 है वो बेटा आपका फ्रॉड का सेक्शन है, माना जाएगा कि प्रमोटर ने किया है फ्रॉड। सेकेंड चीज़, वेयर इट इज़ फाउंड, ये देखा गया कि कोई जो फ्रॉड कमिट किया गया है वो इन प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी को बनाते समय, कंपनी को प्रमोट करते समय जो फ्रॉड किया गया है, तो अगर ट्रिब्यूनल को ये चीज़ पता चल जाए तो ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन बिठा सकता है प्रमोटर के अगेंस्ट में, डायरेक्टर के अगेंस्ट में, ऑफिसर के अगेंस्ट में, जो भी उस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई कोई चीज़ फ्रॉड हुई है तो ट्रिब्यूनल सीधी बातचीत इन्वेस्टिगेशन बिठा देगा, जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके बीच में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा, पेनल्टी इम्पोज करेगा। भाई अगर लगता है कि सब चीज़ें गड़बड़ है तो इम्प्रिजमेंट कर देगा, फाइन लगाएगा, प्रमोटर को पर्सनली लायबल ठहरा दिया जाएगा। ठीक है जी, डन है। इसके बाद ओमिशन इन प्रोस्पेक्टस, वही चीज़ जो मैं बता रही हूँ, प्रोस्पेक्टस में चीज़ें छुपा दी। A company may proceed against a promoter where the promoter has wrongfully obtained possession of any property. प्रमोटर ने एक प्रॉपर्टी का wrongful possession ले लिया, including the cash of company। सीधी सी बात, कंपनी के पास कैश आया, प्रमोटर कहता लाओ मेरे को दो, क्यों दो, क्योंकि मैंने कंपनी को बनाया। और wrongful withholds it, जानबूझ के गलत तरीके से कंपनी के पैसे रख रहा है, कंपनी की प्रॉपर्टीज रख रहा है और अपने खुद के पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज कर रहा है, या फिर उस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहा है जो कि कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन ही नहीं है। भाई कंपनी के पास आज पैसा आना चालू हुआ, प्रमोटर कहता है भाई 2 करोड़ रुपए यहाँ दे, क्यों दे, क्या रीज़न, मैंने कंपनी खोली थी इसलिए दे, नहीं ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो इस केस में अगर प्रमोटर ने कोई भी फ्रॉड किया इन रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तो उसको पनिश किया जाएगा बेटा 50,000 से लेकर 3 लाख तक के फाइन में, या फिर उसने प्रोस्पेक्टस में अगर कोई भी चीज़ मिसलीडिंग बताई, मिस स्टेटमेंट दी, मिस रिप्रेजेंट किया तो प्रमोटर को लायबल ठहराया जाएगा उस अनट्रू स्टेटमेंट के लिए जो कि उसने प्रोस्पेक्टस में दी है, जिसके बिहाफ पे, जिसके विश्वास पे आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों ने कंपनी पर ट्रस्ट कर लिया, कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीद लिया, पर चीज़ें तो गलत थी। भाई आज मुझे पता चले कि भाई रिलायंस पे इतना पैसा है, इतनी ज़मीन है, इतने सारे एसेट्स है, मैं तो उसके शेयर्स ले लूँगी। अब कल को मुझे पता चलेगा कि ये सब चीज़ें तो झूठ लिखी हुई थी, तो मैं किसको पकड़ूंगी, हम उसको पकड़ेंगे जिसने वो प्रोस्पेक्टस बनाया था, जिसने वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, दैट मीन्स प्रमोटर को। सच अ पर्सन में स्यू द प्रमोटर, आप मैं चाहे तो प्रमोटर को स्यू कर सकते हैं अपनी कंपनसेशन के लिए, जो भी हमें लॉस या डैमेज हुआ है उसकी वजह से, वो हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन नंबर 35 में ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रमोटर की लायबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, आगे चलो। अब 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होते हैं मेरे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरे होते हैं मेरे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब दोनों में डिफरेंस समझो कि दोनों के अंदर बेटा डिफरेंस क्या है। प्रिलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कंपनी बनी ही नहीं, इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई उससे पहले। अब दोनों में एक लाइन में डिफरेंस दिखाती है, तो टाइमलाइन बनाओ। ठीक है जी, यहाँ पे सारे कंपनी के प्रमोटर आया, प्रमोटर ने कंपनी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करे, MOA वगैरह रजिस्ट्रार के पास गया, यहाँ पे कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला कि कंपनी बनके तैयार हो गई। जिस दिन प्रमोटर को आइडिया आया और जिस दिन कंपनी बनके तैयार हो गई, उसके बीच में बेटा, बीच में जितना भी टाइम फ्रेम था, उस टाइम फ्रेम में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स करे गए वो सारे के सारे मेरे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाए जाएंगे। अब कंपनी को यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, पर इस दिन कंपनी बनके तैयार हुई। ऐसा है कि कंपनी अपने जो काम धंधा है, जो अपना वर्क प्रोफाइल है, वो स्टार्ट कर रही है आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि भाई इस दिन से अपने बिजनेस को कमेंस कर सकती हूँ। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन कंपनी बनकर तैयार होगी और जिस दिन अपने कंपनी काम को चालू कर रही है, इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, इसमें अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर एंटर करता है उसे हम कहते हैं बेटा प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। तो समझ में आया कि प्री इनकॉर्पोरेशन जिस दिन आइडिया आया और जिस दिन COI मिला उसके बीच का टाइम, प्रोविजनल जिस दिन COI मिला और जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला, उन दोनों के बीच का टाइम। ठीक है जी, अब समझो।
सबसे पहले हम समझ रहे हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि प्रमोटर ने एंटर करे हैं बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनके तैयार नहीं हुई, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला, उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर ने करे हैं कंपनी के बिहाफ पे, वो सारे मेरे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं? दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर इनटू बाय द प्रमोटर ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी विच हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड येट। कंपनी अभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है पर हो गए। अब ये सारे के सारे जो पॉइंटर्स हैं, मैं इसके अंदर एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख लेना और उसी के बिहाफ पे मूव करेंगे। समझो ए और बी जो है वो दो प्रमोटर है। मैम किसके? ABC प्राइवेट लिमिटेड के। ABC प्राइवेट लिमिटेड के दो प्रमोटर है। ये कंपनी बेटा अभी इनकॉर्पोरेट जो है वो नहीं हुई है। अब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ए जो एक प्रमोटर है, इसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया किसके साथ? मिस्टर जेड के साथ, कि भाई आपकी मशीनरी को मैं बाय करूंगा 5 लाख रुपए में कंपनी के बिहाफ पे। ये जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी के बिहाफ पे मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी, कंपनी के बिहाफ पे प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी को चलाने का जो मशीनरी चाहिए 5 लाख रुपए की, वो आपसे मैं खरीदूंगा। ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जेड के साथ कर लिया। अब समझो, अब ये क्या है यहाँ पे? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के बिहाफ पे एंटर हुआ, कंपनी अभी इनकॉर्पोरेशन के अंदर है ही नहीं। तो बेसिकली अगर हम रियलिटी फेज पे देखें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रमोटर और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कि आपसे 5 लाख की मशीनरी खरीदूंगा, इट इज़ बिटवीन द प्रमोटर एंड द थर्ड पार्टी, विच मीन्स ए एंड जेड के बीच में। कंपनी तो कहीं बीच में है ही नहीं। तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर इनटू बिहाफ ऑफ कंपनी, जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, बिटवीन द प्रमोटर एंड द थर्ड पार्टी। सेकेंड, दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली भाई आज मेरी रजामंदी के बिना, मेरी परमिशन के बिना कोई ये कह दे कि लवीना मैम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ जिसमें मुझे पता ही नहीं कि मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या वो मेरे ऊपर कभी भी बाइंडिंग होगा? नहीं होगा। क्या वो मेरे ऊपर कभी भी बाइंडिंग होगा? नहीं होगा। आप आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आज आपका फ्रेंड ये कहता है कि भाई तूने ये बोला था कि ऐसा करूंगा, तो आप ये कहते हो ना मैंने कब बोला, मेरे को तो चीज़ पता ही नहीं। तो वो चीज़ जब कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई, तो कंपनी के बिहाफ पे आप कुछ मर्जी करते रहो, वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कंपनी एक्सेप्ट्स। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तब तक आप कोई भी चीज़ मेरे ऊपर बाइंडिंग थोड़ी कर सकते हो, नहीं होंगी। तो वही चीज़, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन बिकॉज कंपनी हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड दैट। कंपनी कैन नॉट स्यू और बी स्यूड ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट। कोई सामने वाला पर्सन आएगा, कहेगा नहीं आपके बिहाफ पे ना इन सर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, अब आप ये फुलफिल नहीं कर रहे, मैं आपको स्यू करूंगा या आप मेरे को स्यू करो। नहीं हो सकता। आप और मैं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थे ही नहीं। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन थे? प्रमोटर और थर्ड पर्सन। तो कंपनी ना स्यू हो सकती, ना कंपनी को कोई स्यू कर सकता है, ना कंपनी किसी को कर सकती है। अब फोर्थ पॉइंट, कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई और अडॉप्ट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी चाहे तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मली एक तरीके से किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना। कंपनी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती, तो मैम फिर क्या करेंगी? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद चीज़ें एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही, उस कॉन्ट्रैक्ट को ये नहीं करी कि हाँ ठीक है मेरी इस पर अप्रूवल है, तो फिर क्या करेगी बेटा? कंपनी एक फ्रेश बनाएगी कि भैया अब प्रमोटर को करो साइड में, अब कंपनी और थर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को वो रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं कर सकते, ओके भी नहीं कर सकते। क्यों? एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। भाई मैंने मना कर दिया, प्रमोटर लायबल, प्रमोटर को पकड़ लो। लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर कंटिन्यूस अनलेस अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम टर्म इट एंटर इनटू आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। वही चीज़ लिखी हुई है, इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर सेम चीज़ मुझे उस थर्ड पार्टी से 5 लाख की मशीनरी लेनी है, तो भाई मैं फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी। अगर मैंने नहीं बनाया तो प्रमोटर की लायबिलिटी चलेगी। फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इन्फोर्स। आपने एक चीज़ बिजनेस लॉ में पढ़ी थी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वर्ड। अब बेटा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कोर्ट चाहे तो कंपनी को कंपेल कर सकता है कि वो एक काम करे, फोर्स कर सकता है। मे इन्फोर्स। कोर्ट कब इन्फोर्स करेगा? कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी। जब कोर्ट को ये लगेगा ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के लिए किया गया। हाँ मैम, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की कंपनी के लिए करी गई। सेकंड चीज़, कंपनी राइटिंग में लिख के दे भाई कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकती हूँ, तो फिर उस केस के अंदर कोर्ट चाहे तो कोर्ट कंपनी को मजबूर कर सकता है कि भाई आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा बिकॉज ये आपके बेनिफिट के लिए है और साथ साथ में आपने लिख के उसको दे दिया। ठीक है मैम, इतने सारे पॉइंट्स क्या मेरे को याद करने हैं? कर लो यार, आ जाता है क्वेश्चन।
आ जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैं आपको ऐसी करा रही हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में आज तक पूछी ही नहीं गई। बेटा आपको जो मैं कंटेंट करा रही हूँ ना, इतना फिल्टर्ड कंटेंट और इतने सीक्वेंस में करा रही हूँ ना, हर चीज़ कनेक्टेड वे में। और आप ऐसा मत सोचना कि कोई भी ऐसी चीज़ हम पढ़ रहे जो आज तक मेरे एग्जामिनेशन में आई नहीं। बेशक वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपके एग्जामिनेशन में चीज़ें आती हैं, ठीक है। यू नेवर नो कि कब कौन सा क्वेश्चन टर्न अप हो जाए। और मैं ये बता रही हूँ कि अभी फोकस ये मत करना कि मुझे लिखना है फटाफट से। ये फोकस करो कि जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, हो सकता है आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फील हो रहा है कि मैम आप तो 100 बातें बोल रहे हो, मैं तो 10 रिटेन कर पा रहा हूँ। हो रही है ना 10 रिटेन। अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपको 10 ही बात बोल दूंगी तो आपको क्या रिटेन होगा? तो हो सकता है आपको ये फीलिंग आए कि आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी जा रहा है। पहली बात तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, लॉ में कभी भी स्पीड बढ़ा के मत देखो यार, प्लीज़। स्पीड बढ़ाओगे ना आप ही का नुकसान है, बिकॉज मैं बोलती चली जाऊँगी आपको समझ नहीं आएगा। सेकेंड चीज़, ये नोट्स आपके पास है, परफेक्ट है। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर लगता है कि हाँ मेरे को इन्हें चीज़ बाद में याद रहेंगी, मैं इस पर थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेता हूँ, वो लिख लो। बाद में जाके जब अपने नोट्स फ्रेम करोगे उसके अंदर इनकलकेट कर लेना, मेन पॉइंटर्स लिख लेना, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, एक पॉइंट है, अगर मुझे आपको उसको एक्सप्लेन करना है तो ऑब्वियसली मैं उसको हर पैरामीटर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। बट इन एग्जामिनेशन यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन सच अ लेंदी मैनर। यू जस्ट नीड टू हैव अ ग्लिम्स कि भैया मुझे ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन पता ना चाहिए कि व्हाट डज पॉइंट सेज, इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। तो हमें एक चीज़ पता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए थे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के बिहाफ पे किए गए थे, किसने? प्रमोटर और थर्ड पर्सन ने। कंपनी बाइंडिंग नहीं है, ना स्यू कर सकते ना स्यू हो सकती हो, कंपनी रेटिफाई नहीं करेगी। सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के बाद फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना के उस चीज़ को करा जा सकता है। जब तक कंपनी नहीं करती प्रमोटर पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है अगर कंपनी के बिहाफ में और कंपनी लिखत में दे दे।